हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ बायोलॉजी इन फाइटर 1.0 स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनजीसीआई। इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 19, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का मतलब है कि केमिकल्स किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और फंक्शंस को इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। You have already learned that the neural system provides point-to-point rapid coordination among the organs. ये हम पहले से देख चुके हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करवाता है, क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। कैसा होता है ये? क्विक यानी कि फास्ट, बट शॉर्ट लिव, थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, as the nerve fibers do not innervate all the cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated. This is very important point बच्चों, इसे ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट में हमें ये पूछा जा सकता है कि हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स जो है वो हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकते हैं, हर एक सेल का इनर्वेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अगर हर सेल का इनर्वेशन नहीं कर सकते तो जो सेल्यूलर फंक्शन है उनके कंटिन्यूअस रेगुलेशन के लिए हमें किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो दूसरी चीज क्या है? A special kind of coordination and integration has to be provided. एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन जो है वो बनाया गया है हमारी बॉडी में, और वो फंक्शन जो है वो किसके थ्रू कैरी आउट किया जाता है? ये जो स्पेशल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का फंक्शन है वो एक केमिकल के थ्रू कोऑर्डिनेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द हार्मोन्स। ठीक, The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in our body. अब हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है और केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों हमारी बॉडी के फंक्शंस को, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उन्हें जॉइंटली कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी में अगर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चाहिए तो कोई अकेला सिस्टम नहीं करवा सकता, यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगी दोनों सिस्टम्स के। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी। क्लियर है बच्चों? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट एंड हेंस आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसमें डक्ट नहीं होती है। फिर उनका सिक्रीशन कहां पोर होता है? उनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर होता है। दैट्स व्हाई दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली डक्ट में नहीं पोर करती हैं, ब्लड में पोर करती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? जो अपने सिक्रीशन को ब्लड में नहीं पोर करती। कहां पोर करती है? वो अपने सिक्रीशंस को डक्ट में पोर करती है। दैट्स व्हाई एक्सोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड एज डक्टेड ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। क्लियर? हाँ, अब ये क्या सिक्रेट करती है? इनका सिक्रीशन होता है हार्मोन। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन्स की पुरानी वाली डेफिनेशन क्या है? हार्मोन ऐसे केमिकल होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं ब्लड में, और उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन पर। मतलब जिस ऑर्गन पर काम करने वाले हैं, जो उनका टारगेट ऑर्गन है, चाहे वो ऑर्गन पास हो या दूर हो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड अगर लोकेटेड है हमारे नेक में, जैसे थायराइड ग्लैंड है, तो लोकेटेड कहां है? नेक में। काम क्या कर रही है? पूरी बॉडी में काम कर रही है, मतलब पूरी बॉडी के सेल्स उसके क्या हो गए? टारगेट सेल्स हो गए। ठीक है, तो सच केमिकल आर कॉल्ड एज द हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं ब्लड में, और इनके टारगेट ऑर्गन पर यानी कि जो डिस्टेंटली लोकेटेड होता है वहां पर ये एक्ट करते हैं। ठीक है, अब करंट डेफिनेशन क्या है इसकी? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग नहीं होते हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स। विच एक्ट एज ए इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। दो सेल्स के बीच में मैसेज को कोऑर्डिनेट करवाने का काम करते हैं। एंड प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर के जैसे एक्ट करते हैं, और बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में यानी कि ट्रेसर अमाउंट्स में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. अब ये जो नई डेफिनेशन है ये सिर्फ हार्मोन्स को कवर नहीं कर रही है, लिखा है क्लियरली कि ये कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स को भी साथ में ऐड करती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर?
इनवर्टिब्रेट्स possess वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पर बहुत ही कम ग्लैंड्स और बहुत ही कम हार्मोन्स होते हैं, whereas large number of chemicals act as a hormones and provide coordination in the vertebrates. और vertebrates में जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है, जहां पर नंबर ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है और वो सारी ग्लैंड्स जो है वो बहुत सारे टाइप के हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं. The human endocrine system is described here. और आज हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में रिविजन करने वाले हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. ये डायग्राम है बच्चों, ये फिगर काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है. डायग्राम्स में हमें यहाँ हार्मोन की और ग्लैंड्स की लोकेशन पूछी जाती है. ठीक है, हमें पूछ लिया जाएगा कि द ग्लैंड X सिक्रीट्स विच टाइप ऑफ हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, तो यहाँ पर इस ग्लैंड का नाम आपको आना चाहिए. द ग्लैंड Y सिक्रीट्स विच टाइप ऑफ हार्मोन, तो मालूम होना चाहिए कि ये वाली जो ग्लैंड है ये कौन सी है. इसका नाम अगर Y दे रहा है तो कौन सी है, थाइमस ग्लैंड है. कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, थाइमोसिन सिक्रीट करेगी. या फिर हमें पूछ लिया जाएगा कि थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड. यहाँ इसको X नाम दे दिया, इसको Y नाम दे दिया, इसको Z नाम दे दिया. तो हमें पता होना चाहिए कि X वाली ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है और ये जो X वाली ग्लैंड है ये क्या शो कर रही है, थायराइड ग्लैंड को शो कर रही है. क्लियर. तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे हम अच्छे से करेंगे. तो फर्स्ट वाला जो यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्रेन में, तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है. यहाँ पर जो ब्रेन में है दिस इज पीनियल. ये हाइपोथैलेमस के नीचे जो हमें दिखाई दे रही है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, इसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी बुक में यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा. ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हैंग होती है. क्लियर है. तो हमारे ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड है, हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज हाइपोथैलेमस, दूसरी ग्लैंड है पीनियल, तीसरी है हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक. फिर उसके बाद में नेक में, गले में थायराइड, थायराइड के पीछे पैराथायराइड. फिर यहाँ सेंटर में, बॉडी के सेंटर में मीडियास्टिनम में कौन सी है, थाइमस है. किडनी के ऊपर की तरफ में जो होती है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड. ड्यूडेनम की कॉन्कैविटी में जो प्रेजेंट होती है दैट इज पैनक्रियास. फिर मेल और फीमेल्स में अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फीमेल्स में प्रेजेंट होंगी ओवरी और मेल्स में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस. क्लियर. देखें, the endocrine gland and the hormone producing diffused tissue cells located in the different parts of our body constitute the endocrine system. अब बहुत सारे different parts में हमारे body में कुछ diffused tissues और cells present है जिन्हें हम बोल रहे हैं they form the gland. और ये ग्लैंड्स जो है वो क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन. ठीक, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं अपनी बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम. पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स, जिसमें आते हैं टेस्टिस in males and ovaries in females are the organized endocrine bodies in our body. ये organized endocrine bodies है जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट है. In addition to this, some other organs, कुछ और organs है जैसे gastrointestinal tract also called as GIT, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये भी कुछ हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. A brief account of the structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given in the following section. अब हम देखेंगे यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, दूसरी ग्लैंड्स क्या काम करेंगी, हार्मोन्स के फंक्शन क्या होंगे, इन सारी चीजों की हम डिटेल्स स्टडी करेंगे. क्लियर है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हाइपोथैलेमस. देखें हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा है. As you know, the hypothalamus is the basal part of the diencephalon forebrain. हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, नर्वस सिस्टम में जो फोरब्रेन होता है उस फोरब्रेन के पार्ट्स होते हैं. फोरब्रेन में एक पार्ट होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द डायंसेफेलॉन. ठीक है. डायंसेफेलॉन कुछ इस तरीके का पार्ट होता है. इस डायंसेफेलॉन में बीच वाले पोर्शन को कहा जाता है थैलेमस, ऊपर वाले पोर्शन को कहा जाता है एपीथैलेमस और नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है हाइपोथैलेमस. क्लियर है. ठीक. तो अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज द एपीथैलेमस एंड लोअर पोर्शन इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस. ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, फोर ब्रेन के एक पार्ट का जिसका नाम है डायंसेफेलॉन. क्या नाम है उसका, डायंसेफेलॉन का एक पार्ट है. तो हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है डायंसेफेलॉन, जिसके नीचे की तरफ वाला जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और ये रेगुलेट करता है बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस. ठीक.
इसमें वेरी इंपॉर्टेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां पर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को कहा जाता है न्यूक्लियाई, और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, सिक्रेटरी मतलब सिक्रीट करने वाले। तो हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं, और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियाई। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियाई। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. Very important. ये जो hormones हैं, ये क्या करवाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से या तो हार्मोन का रिलीज करवाएंगे, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उस हार्मोन को रोक लेंगे रिलीज होने से। ठीक है, तो या तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का रिलीज करवाएंगे, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसके रिलीज को रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो अब बताओ कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स कौन से हुए? एक टाइप के हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करवाएंगे, कॉल्ड एज रिलीजिंग हार्मोन, और एक दूसरे टाइप के जो हार्मोन के रिलीज को रोकेंगे, जिनको हम बोलेंगे इनहिबिटरी हार्मोन। सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया कि ये जो हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन को कंट्रोल करके रखने का काम करते हैं। However, the hormone produced by the hypothalamus are of two types. जैसा कि मैंने आपको बताया, दो प्रकार के हार्मोन हो सकते हैं। कौन से दो प्रकार के हार्मोन होंगे? जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाएंगे हार्मोन को, उसको बोला जाएगा रिलीजिंग हार्मोन, which stimulate the secretion of pituitary hormones, और जो हार्मोन्स के प्रोडक्शन को, सिक्रीशन को रोक देंगे, उन हार्मोन्स को हम क्या बोलेंगे? इनहिबिटरी हार्मोन, विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो दो टाइप के हार्मोन्स हो गए, एक रिलीजिंग जो रिलीज करवाएंगे, एक इनहिबिटरी जो सिक्रीशन को इनहिबिट करवा देंगे, यानी कि रोक देंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन को बोला जाता है जीएनआरएच। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है, ये हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट कर रहा है? ये हार्मोन सिक्रीट किया जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट कर रहा है पिट्यूटरी सिंथेसिस को एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, यानी कि जो जीएनआरएच है, ये जीएनआरएच कहाँ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर वाले पार्ट के पास में जाएगा, और फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये क्या रिलीज कर देगी? गोनाडोट्रोफिन्स, जीटीएच। गोनाडोट्रोफिन्स जो है वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो जाएंगे। और जीटीएच जो है ये होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है एफएसएच और दूसरा वाला होता है एलएच। क्लियर? ऑन दी अदर हैंड, somatostatin formed by hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the pituitary। अब एक सिनारियो और हम देखते हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पर कि ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इससे हार्मोन रिलीज हो रहा है, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहा है नॉर्मली। कैसे सिक्रीट हो रहा है? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज कर रहा था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के अंडर में एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज कर दिया? ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज कर दिया। तो हाइपोथैलेमस से आया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने सिक्रीट कर दिया ग्रोथ हार्मोन। रोकना है इसे, क्या करेंगे? अब हाइपोथैलेमस भैया जो है वो क्या सिक्रीट कर देंगे? जीएनआईएच, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जीएचआईएच। क्या सिक्रीट करेंगे? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। दिस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोस्टैटिन। क्या बोला जाता है इसे? सोमैटोस्टैटिन। तो हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट किया? सोमैटोस्टैटिन। क्या इफेक्ट आएगा इसका? इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन है तो क्या करेगा? इनहिबिट करेगा किसको? ये ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज हो रहा था, सोमैटोस्टैटिन ने आके बोला कि पिट्यूटरी अब मत रिलीज करना, है ना। तो ये सोमैटोस्टैटिन ने धमकी दे दी एंटीरियर पिट्यूटरी को, स्टॉप रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी चुपचाप बैठ गया, उसने रिलीज करना बंद कर दिया। क्लियर है? ठीक है, तो दो टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं बाय द हाइपोथैलेमस। एक को बोला जाता है रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरे वाले जो है इसको बोला जाता है इनहिबिटरी हार्मोन्स। क्लियर? These hormones originating in the hypothalamic neurons pass through the axon and are released from their nerve endings। अब ये जो हार्मोन्स हैं कौन से वाले? जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहे हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से,
एक्सॉन से पास होते हैं और एक्सॉन की जो एंडिंग होती है जिसे कहा जाता है नर्व एंडिंग। एक्सॉन किसका हिस्सा है? नर्व का। एक्सॉन की एंडिंग को क्या बोलोगे? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग से बाहर निकल जाते हैं। These hormones reach the pituitary gland through a portal circulating system and regulate the function of the anterior pituitary. ठीक है, अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी की यहां पर बात हो रही है, यहां इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ये है हमारा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। ठीक, इस हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ने यहां पर कौन सा हार्मोन रिलीज किया? रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट कर दिया। अब ये जो है एक्सॉन एंड के थ्रू यहां तक आ गया, यही पढ़ा था अपन ने कि जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के थ्रू रिलीज होते हैं और एक्सॉन एंडिंग के तक यहां पर आकर ये सीक्रेट हो जाएंगे। पर ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे जाएंगे? ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं बाय द स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, और इस स्पेशल टाइप के सर्कुलेशन को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द पोर्टल सर्कुलेशन। ये पोर्टल सर्कुलेशन कहां है हमारी बॉडी में? ये पोर्टल सर्कुलेशन है हाइपोथैलेमस में। देयरफॉर दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? हाइपोथैलेमिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो मतलब हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी तक आएंगे, तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स का ट्रांसफर टू दी एंटीरियर पिट्यूटरी किसके थ्रू होगा? बाय हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमिक भी बोल सकते हैं और हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। क्लियर है? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। एक पोर्टल सिस्टम हमने पढ़ा था कहां? बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में। क्या नाम था उसका? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहां कौन सा पढ़ रहे हैं? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम एग्जिस्टिंग बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे जाएंगे? बाय द हेल्प ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। और हाइपोथैलेमस के हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक कैसे जा रहे हैं? हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक डायरेक्टली एक्सोनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर डायरेक्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। ये हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन हो गया, इस न्यूरॉन का ये इतना बड़ा एक्सॉन है, ये एक्सॉन पूरा रन करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ रहा है। तो हाइपोथैलेमस जो है उसके हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक कैसे आते हैं? डायरेक्ट बाय द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, या फिर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस थ्रू द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। किसके थ्रू डायरेक्ट जा रहा है? ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये डायरेक्टली जाता है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक, देख ले एक बार इसको, क्या लिखा हुआ था पीछे की तरफ में। यस, देखिए, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वहां पर कोई पोर्टल सिस्टम नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है, और डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल का मतलब क्या है? वहां पर हो रहा है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन्स। डायरेक्ट एक्सोन के थ्रू पहुंच जाएगा कहां पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चले, यस, let us start with the pituitary gland. The pituitary gland. The pituitary gland is located in the bony cavity called as sella turcica. कहाँ located होती है? एक bony cavity में जिसका नाम है sella turcica and it is attached to the hypothalamus by the stalk. देखिए इसको अपन थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ, यहाँ अपन ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये क्या बनाया मैंने? ये मैंने बना दिया इसके नीचे वाला पोर्शन कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या बना दिया मैंने? हाइपोथैलेमस बना दिया। अब हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक अराइज होता है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, एक स्टॉक अराइज हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये जो हाइपोथैलेमस है, एक तो इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक, और ये जो स्टॉक है वो स्टॉक सिर्फ किससे जुड़ा हुआ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा हमें। देखिए, हाइपोथैलेमस का पूरा पोर्शन ये क्या बना रहा है? एंटीरियर पार्ट। और ये जो स्टॉक है, स्टॉक वाला जो पोर्शन है, ये क्या बनाएगा? यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट बनाएगा। मतलब स्टॉक से एंटीरियर स्टॉक से पिट्यूटरी ग्लैंड का सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट जुड़ा हुआ है। एंटीरियर पार्ट जो है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से आकर अटैच्ड है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो हमने बोला यहां पर कि एक कैविटी
हमने बोला कि एक यहाँ पर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चों, इन्फंडिबुलम, और इस इन्फंडिबुलम से यहाँ पर लगी हुई होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होती है, एक बोन है, कौन सी बोन है, एथमोइड बोन, जिसे मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में बताया था। एथमोइड बोन के पास में कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम क्या है बच्चों, सेला टर्सिका। क्या नाम है उस कैविटी का, सेला टर्सिका। तो एथमोइड बोन है, एथमोइड बोन की एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका, और इस कैविटी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर है, ठीक है, यस। तो हमने बोल दिया यहाँ पर दिस इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक। It is divided anatomically into two parts, adenohypophysis and neurohypophysis. Anterior pituitary और posterior pituitary, ठीक है, पिट्यूटरी में दो पार्ट्स होंगे, adenohypophysis and neurohypophysis। अब adenohypophysis में दो पोर्शंस आते हैं, pars distalis और pars intermedia। Pars distalis region of pituitary common called as anterior pituitary produces growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone TSH, जिसे कहा जाता है ACTH, LH और FSH। ये सारे हार्मोन्स किससे रिलीज होते हैं, पार्स डिस्टालिस से। देखिए हमने क्या बोला यहाँ पर कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में फिर से दो पार्ट्स आते हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस से कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं, पार्स डिस्टालिस से यहाँ पर सीक्रेट हो रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा, प्रोलैक्टिन है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH, ये सारे हार्मोन्स, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन, केवल एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है वो, और उस हार्मोन का नाम क्या है बच्चों, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, ठीक है। मेलानोसाइट क्या है, सेल, उनको मेलानिन अगर सीक्रेट करना है तो कहीं से तो स्टिमुलेशन देना पड़ेगा, कौन स्टिमुलेशन देगा उसको, MSH। तो MSH पहले जाएगा मेलानोसाइट के पास में, मेलानोसाइट MSH के रिस्पॉन्स में क्या सीक्रेट कर देंगे, मेलानिन। वैसे ही यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन अपने आप थोड़ी निकलेगा, जब तक वहां पर कोई प्रिकर्सर नहीं आएगा, जब तक वहां पर कोई स्टिमुलेशन नहीं आएगा, तब तक हार्मोन अपने आप नहीं रिलीज होता। देखे जरा यहाँ पर कि हाइपोथैलेमस जो है, ये हाइपोथैलेमस सबसे पहले तो बोल देगा कि मैंने TSH RH रिलीज कर दिया है। TSH RH का मतलब मैंने बोल दिया थायराइड रिलीज, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करवाने वाले हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन। ये कहां जाएगा, ये जाएगा टू दी एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज कर दिया, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास में, ठीक है। कहां चला जाएगा, ये थायराइड ग्लैंड के पास में चला जाएगा। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या सीक्रेट करेगी, थायरोक्सिन। क्या सीक्रेट करेगी ये, थायरोक्सिन। तो क्या थायरोक्सिन अपने आप आ गया, नहीं, हाइपोथैलेमस ने मेहनत करी, फिर उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड ने मेहनत करी। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया, मैं TSH RH भेज रहा हूं तो तुम TSH को रिलीज करो। TSH RH भेजा, TSH को रिलीज कर दिया, ठीक है। TSH ने क्या किया, आगे थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजा, मैं TSH भेज रहा हूं तो थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होगा। TSH आया, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हुई और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो गया। क्लियर है बच्चों, ठीक। तो इस तरीके से हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ने भी पूरा काम नहीं किया, आधा ही किया है। मेजर काम जो है वो कौन कर रहा है, ग्लैंड्स कर रही है। ग्लैंड से यहाँ पर हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा। क्लियर। तो हमने यहां पर देखा कि जो यहां पर इंटरमीडिएट पार्ट है, ये सिर्फ एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज दी MSH। कौन सा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस, हाउएवर in humans the pars intermedia is almost merged with the pars distalis, very important। human beings में क्या होता है कि जो pars distalis है और pars intermedia है, ये दोनों आपस में merged होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। neurohypophysis which is also called as the pars nervosa,
ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, जो स्टोर करता है और रिलीज करता है सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन्स को। इसका काम क्या है? हार्मोन को स्टोर करना, हार्मोन को रिलीज करना, ठीक है, बनाता नहीं है, ये सिंथेसिस नहीं कर रहा है किसी भी हार्मोन का। एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच का सिंथेसिस कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच को सिंथेसिस कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को सिंथेसिस कर रहा है और रिलीज कर रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसिस नहीं कर रहा है, डायरेक्टली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस से हार्मोन को लेगा और स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद में रिलीज कर देगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम हार्मोन को बनाना नहीं है, सिर्फ स्टोर करना है और रिलीज करना है। ये बात आप लोग कई बार भूलते हो बच्चों, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है? हार्मोन को स्टोर करना और स्टोर करने के बाद में उसको रिलीज कर देना। सिर्फ दो हार्मोन स्टोर करके रिलीज करेगा वो, ऑक्सीटोसिन और दूसरा वाला होता है वैसोप्रेसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडीएच, ये हम पढ़ चुके हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। वास्तविकता में कहां बन रहा है? हाइपोथैलेमस बनाता है, एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, और एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू सिर्फ ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंच जाता है। तो मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी बना नहीं रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? स्टोर करेगा, स्टोर करके बाहर निकाल देगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर मान लो ऐसा हो कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा अगर सिक्रेट हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो क्या करेंगे? ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, कम सिक्रेशन होगा तो ग्रोथ कम होगी, ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी बॉडी की, जिसे कहा जाता है जाइगेंटिज्म। और अगर लो सिक्रेशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का तो क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ, रिजल्टिंग इनटू द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्लियर है? तो अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होने लग गया, ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं यहां पर कि ग्रोथ हार्मोन के दो फैक्टर्स हम देख लें, हाइपर सिक्रेशन और एक हो जाएगा हाइपोसिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन अगर हुआ तो इससे एक फैक्टर आएगा जिसको एक डिसीज होगी जिसको अपन बोलते हैं जाइगेंटिज्म, और अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो इससे हो जाएगी स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ यानी कि बच्चा बौना रह जाएगा, जिसे अपन कहते हैं पिट्यूटरी मिडजेट्स। क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी मिडजेट्स। ठीक है, और पिट्यूटरी मिडजेट्स, दिस डिसीज इज कॉल्ड एज द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, यानी कि बोनापन। जोकर देखे हमने, ठीक है, तो जोकर कैसे होते हैं? बोले, छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये उनको कौन सी डिसीज है? क्यों उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई? क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है वो बचपन में एक समय में रिलीज होना कम हो गया था, हाइपोसिक्रेशन हो गया था, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई, तो इसलिए उनकी हाइट जो है वो छोटी हो गई। दिस डिसीज इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म एंड सच पीपल्स आर कॉल्ड एज मिडजेट्स। क्लियर है? ठीक, चलिए। हाँ, और अगर एक्सेस सिक्रेशन जो है वो ग्रोथ हार्मोन का अडल्ट में होगा, अगर मिडिल एज में होता है, कैन रिजल्ट इनटू सिवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली इन द फेस कॉल्ड एज एक्रोमेगाली। ये तो हमने कब देखा है? बचपने में अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो जाइगेंटिज्म होगा, अडल्टहुड में अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमेगाली। और एक्रोमेगाली में सबसे बड़ा डिसफिगरमेंट कहां होता है? फेस पर, जो ये जॉ बोन हो जाती है, जॉ बोन का प्रोट्रूजन हो जाएगा, ऐसे आगे की तरफ में आ जाती है। ठीक है, तो डिसफिगरमेंट किसका होता है? यहाँ पर फेस का डिसफिगरमेंट होता है, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। और अगर इसको अनचेक रखा जाएगा तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक, The disease is hard to diagnose in the early stages and often goes undetected for the many years until changes in external features become noticeable. ये डिसीज जो है वो इनिशियली अननोटिस्ड रह जाती है, क्योंकि देखो ग्रोथ होना कोई बुरी बात नहीं होती है। अगर मान लो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली सिक्रीट होने लग जाए तो हमको बहुत ज्यादा सिम्टम्स थोड़ी दिखाई देंगे इनिशियली। ठीक है, हाइट बढ़ रही है, ठीक है, फिर उसके बाद में फेस जो है उसके फीचर्स जो है वो चेंज होने लगे हैं, तो हम इसे बहुत जल्दी डायग्नोज नहीं कर पाते। तो जब बहुत जल्दी डायग्नोज नहीं कर पाते, जब तक इसके फीचर्स हमें पता चलते हैं, कैरेक्टर्स पता चलते हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, फिर हमारी बॉडी में डिसफिगरमेंट होने लग जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। देखें, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ का रेगुलेशन करवाता है ये एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ का रेगुलेशन करवाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन, पी फॉर प्रोलैक्टिन, पी फॉर प्रोडक्शन,
तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और मेमोरी ग्लैंड जो है वो उनमें भी डिफरेंशिएशन करवाता है, ग्रोथ करवाता है। अब टीएसएच क्या काम कर रहा है यहाँ पर, टीएसएच स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। अभी बताया था मैंने फ्लो चार्ट में कि टीएसएच जो है जैसे ही आएगा तो टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन को स्टार्ट करवा देगा। एसीटीएच क्या करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। यहां सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकोइड का नाम दिया गया है, पर एसीटीएच जो है वो सारे टाइप के कॉर्टिकोइड्स का सिक्रेशन करवाएगा। क्लियर है, तो एसीटीएच जो है वो किस पर एक्ट करेगा, ओवर द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स, और वहां पर ये कॉर्टिकोइड्स को सिक्रेट करवाएगा फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्लियर। नेक्स्ट हार्मोन जीटीएच यानी कि गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन होते हैं बच्चों दो टाइप्स के, ये हमें ऑलरेडी पता है, एफएसएच और एलएच, जो स्टिमुलेट करते हैं गोनाडियल एक्टिविटी एंड हेंस कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन्स। इन्हें कहा जाता है गोनाडोट्रोफिन्स, जीटीएच। क्लियर। मेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजन। क्लियर है, मेल्स में क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो लीडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है, लीडिक सेल्स जो है वो बदले में सिक्रीट कर देते हैं क्या, एंड्रोजन, और इसी एंड्रोजन को जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कहां से सिक्रीट हुआ, टेस्टिस में से, क्योंकि टेस्टिस में लोकेटेड थे कौन से सेल्स, लीडिक सेल्स वर लोकेटेड इन दी टेस्टिस। ठीक है ना। और ये जो हार्मोन यहां से सिक्रीट होता है मेल्स में, ये हार्मोन सिक्रीट होने के बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसको रेगुलेट करता है। किस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एफएसएच कॉल्ड एज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस को हार्मोनली कौन कंट्रोल करेगा, द हार्मोन एंड्रोजन, ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। ठीक। इन फीमेल्स में एलएच जब इंड्यूस होने लगता है तो ओव्यूलेशन होगा। फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफिन फॉलिकल जो वो रैप्चर हो जाता है, फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर होगा तो उसमें से क्या निकलेगा बाहर, सेकेंडरी oocyte, ओवम जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एलएच जो है वो फीमेल्स में क्या करवाता है, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है, तो फीमेल्स में एक फॉलिकल होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, उसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है, रैप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte आ जाएगा बाहर। इस प्रोसेस को अपन ने क्या कह दिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन। अब बचा क्या, जो ग्राफियन फॉलिकल का कवर था वो तो बचा हुआ है, तो ग्राफियन फॉलिकल का कवर कहां जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्म्ड बाय द रेमिनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। और एफएसएच स्टिमुलेट करता है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। तो ओवेरियन फॉलिकल में की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो किसकी हेल्प से होगा, एफएसएच। नाम से पता चल रहा है हमें, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला, फॉलिकल्स में ग्रोथ करवाने वाला, फॉलिकल्स में डेवलपमेंट करवाने वाला कौन होगा, एफएसएच। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एमएसएच पर। MSH act on the melanocyte melanin containing cell and regulate the pigmentation of the skin. MSH जो है वो क्या करेगा, मेलानोसाइट पर एक्ट करेगा। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जाएगा मेलानोसाइट्स के पास में, और मेलानोसाइट से क्या करवाएगा, मेलानिन का सिक्रीशन करवाएगा। जितना ज्यादा सिक्रीशन होगा उतना ज्यादा हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन दिखाई देगा, कम अगर सिक्रीशन होगा तो पिगमेंटेशन नहीं दिखाई देगा। मतलब गोरे काले का जो फर्क है वो सिर्फ किसकी वजह से है, मेलानिन की वजह से, हमारा कोई रोल प्ले नहीं होता है उसमें। देखो क्लियर है, ठीक है। यहाँ तो देखो लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है ना। हाँ चलिए, यस नाउ अब अपन आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स पर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन है जो कि स्मूथ मसल्स ऑफ अवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन। अब कहां की स्मूथ मसल्स पर एक्ट कर रहा है, ये एक्ट करता है ओवर द स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। और यूट्रस में स्मूथ मसल्स कहां है, यूट्रस में स्मूथ मसल्स है मायोमेट्रियम में। ठीक है, मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होती है।
ठीक। और मायोमेट्रियम किसका पार्ट है? यूट्रस का। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो मायोमेट्रियम में विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस लेकर आता है। क्यों लेकर आता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस? फॉर द पार्चुरेशन। जब तक कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, जब तक लेबर पेन नहीं होगा, तब तक पार्चुरेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इट स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय पर ये फीमेल्स में विगरस कॉन्ट्रैक्शन लाता है, मिल्क इजेक्शन करवाता है ये। देयरफॉर दिस ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फीटल इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, दो इजेक्शन के काम कर रहा है ये, एक तो मिल्क को इजेक्ट करने का काम कर रहा है, दूसरा फीटस को भी बॉडी के बाहर इजेक्ट करने का काम करता है। तो फीटल इजेक्टिंग एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। फिर दूसरा हार्मोन आता है इसमें वैसोप्रेसिन, which mainly act on the kidney and stimulate the resorption of water and electrolytes by the DCT and thereby reduces the loss of water through the urine। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एडीएच है वो किस पर एक्ट करता है? एडीएच एक्ट करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर और कलेक्टिंग डक्ट पर। कलेक्टिंग डक्ट के नीचे वाले हिस्से में, मेडुला वाले हिस्से में वो ज्यादा एक्ट करता है। कलेक्टिंग डक्ट पर वो जितना ज्यादा एक्ट करेगा उतना ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट से इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज्यादा हमारी यूरिन कैसी बनेगी? हाइपरटोनिक बनेगी। तो मतलब एडीएच का काम होता है यूरिन को कंसंट्रेटेड बनवाना और डायूरेसिस को रोकना। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में अगर पानी का नुकसान हो रहा है, that condition is called as the diuresis. Hence it is also called as anti-diuretic hormone. इसे क्या कहा जाता है? Anti-diuretic hormone भी कहा जाता है। Clear? An impairment affecting the synthesis or release of the ADH results in the diminished ability of the kidney to conserve the water, leading to the water loss. ठीक है, अब ADH का एक impairment होता है। एडीएच का इम्पेयरमेंट क्या है कि अगर मान लो कि एडीएच का सिक्रीशन अगर कम हो गया है, एडीएच का अगर सिक्रीशन कम हो गया मतलब कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब अगर कलेक्टिंग डक्ट से बच्चों वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? फाइनल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो वही हो रहा है। उसने मना कर दिया एडीएच नहीं आया तो मैं नहीं करूंगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो यूरिन कैसी होगी? हाइपोटोनिक। ज्यादा पानी जो है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकलने लग जाएगा और जब वाटर का लॉस ज्यादा हो यूरिन के फॉर्म में तब उसको क्या कहा जाता है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोला जाता है इसे? डायबिटीज इंसिपिडस, which leads to the water loss and dehydration. This condition is called as diabetes insipidus and diabetes insipidus is due to the impairment of ADH। यानी कि ADH का सिक्रीशन जब कम हो जाता है तब होता है उससे डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और यहां पर जो यूरिन आउटपुट अपना 1 to 1.5 लीटर्स पर डे का होता है वो बढ़कर हो जाता है 3 लीटर्स पर डे। कितना हो जाएगा ये? 3 लीटर्स पर डे हो जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं अपन पीनियल ग्लैंड पर। नेक्स्ट वाली ग्लैंड कौन सी आ गई? नेक्स्ट वाली ग्लैंड पीनियल ग्लैंड। देखिए बहुत छोटी सी ग्लैंड है ना। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड। बच्चों लोकेशन याद रखेंगे, फोरब्रेन के डॉर्सल साइड में लोकेटेड होती है। फोरब्रेन के डॉर्सल साइड में लोकेटेड होती है। पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है एक हार्मोन मेलेटोनिन। नाम याद रखेंगे, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। Melatonin plays a very important role in the regulation of 24 hours diurnal rhythm of our body. मेलेटोनिन जो है वो अपनी बॉडी में 24 आवर की साइकिल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कब जागना है, कब उठना है, दिस इज 24 आवर साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज सर्काडियन रिदम, दिस इज कॉल्ड एज द डायर्नल रिदम। क्लियर? 24 आवर की साइकिल है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल। हमारे सोने जागने की जो साइकिल है उसको मेंटेन करके रखता है ना। हमारी तो डिस्टर्ब होगी क्योंकि हम तो रात को 9 बजे सो के सुबह 12 बजे भी उठ सकते हैं, कोई दिनचर्या ही नहीं अपनी तो, है ना। और अभी तो गर्मी का मौसम आ गया तो ज्यादा ही नींद आने लगी होगी। तो हमारी पीनियल ग्लैंड तो देखो छोड़ दो, है ना। तो सोने जागने का कोई समय ही नहीं हमारा तो, है ना। जो बच्चे मेहनत कर रहे होंगे उनका जरूर होगा, है ना। आप लोग सोते रहो, पर मेरे बच्चे कुछ हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, जिनकी पीनियल ग्लैंड एकदम फटाफट उठा रही होगी उनको। बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन भी करवाते हैं, है ना। In addition, melatonin also influences metabolism. मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है ये। पिगमेंटेशन भी करवाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी मेंटेन करवाता है और इसमें डिफेंस कैपेबिलिटी भी होती है, मतलब अपनी बॉडी में डिफेंस में भी ये हेल्प करता है। क्लियर? तो इसके 6 फंक्शंस हैं। एक तो 24 आवर्स की साइकिल, बॉडी टेम्परेचर,
तीसरा फंक्शन आ जाएगा इसका मेटाबॉलिज्म, चौथा हो जाएगा पिगमेंटेशन, पर हमारी बॉडी में नहीं, क्योंकि पिगमेंटेशन हमारी बॉडी में कैसे आता है, मेलेनिन के थ्रू आता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करना और डिफेंस कैपेबिलिटी, ये हो गए बच्चों इसके 6 फंक्शन। क्लियर है? ठीक, ये बार बार ऐसा हो जाता है, इसको पता नहीं क्या दिक्कत है। यस, हाँ, तो पीनियल ग्लैंड हो गया हमारा। अब आ जाते हैं अपन किस पर, थायराइड ग्लैंड पर। ठीक है, ये भी छोटी सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes which are located on the either side of the trachea। ठीक है, अब यहां पर हम देखें थायराइड ग्लैंड, देखो ये डायग्राम आ गया हमारा थायराइड ग्लैंड का, ये हो गया हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों तरफ में ये इस तरीके से 2 लोब्स वाली थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर है? थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स जो है वो आपस में एक स्ट्रक्चर के थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इस्थमस, इससे दोनों जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा, एच शेप का हमको थायराइड ग्लैंड जो है वो दिखाई देता है। क्लियर? थायराइड ग्लैंड में ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है, फिर ये ऐसा हो गया यार, yes, these structures are called as thyroid follicle। क्या बोला जाता है इन स्ट्रक्चर्स को, these structures are called as thyroid follicle। और इन फॉलिकल्स के अंदर कुछ सेल होते हैं जिन्हें कहा जाता है फॉलिक्यूलर सेल्स। तो जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनसे सिक्रीट होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक, देखिए बच्चों यहां पर, हाँ, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन देख ली हमने। ठीक, ऑन द अदर साइड ऑफ ट्रैकिया बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज इस्थमस, ये भी बता दी मैंने आप लोगों को। थायराइड ग्लैंड में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल्स मैंने आपको बता दिए कि ये इस तरीके से ऐसा एक फॉलिकल जो है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर है? थायराइड ग्लैंड में ये एक फॉलिकल हो गया, फिर ये एक मैं दूसरा फॉलिकल बता देती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ आसपास में इसके जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इसको अपन बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमल टिश्यू। क्या बोल दिया जाएगा इसको, स्ट्रोमल टिश्यू। मतलब थायराइड ग्लैंड में कितने पार्ट्स हो गए, 2, एक तो हो जाएंगे थायराइड फॉलिकल्स और दूसरा हो जाएगा इसमें स्ट्रोमल टिश्यू। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल एनक्लोजिंग अ कैविटी। हर एक थायराइड फॉलिकल, ये हमने बोल दिया थायराइड फॉलिकल है, इस थायराइड फॉलिकल के अंदर ये सेल्स हैं जिसको अपन बोलेंगे फॉलिकुलर सेल्स। और फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स के अलावा यहाँ पर एक कैविटी है, ये मैंने बना दी है कैविटी। तो ये हो गए हमारे फॉलिकुलर सेल्स और ये हो गई कैविटी। ठीक, तो इसमें फॉलिकुलर सेल्स है एनक्लोजिंग अ कैविटी। ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये सिंथेसिस करते हैं 2 हार्मोन्स, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन जिसको कहा जाता है T4 जो एक्चुअल वाला थायरोक्सिन है, और एक होता है इसमें ट्राइहाइड्रोथायरोनिन जिसको कहा जाता है T3। ज्यादा कौन सा बनता है बच्चों, मेरे बच्चे बता देंगे, T3 मैडम ज्यादा बनता है, T4 कम बनता है। T3 बनता है 80% और T4 कितना बनता है, सिर्फ 20%। बट T3 गेट कन्वर्टेड इनटू T4 क्योंकि एक्चुअल थायरोक्सिन कौन सा है, एक्चुअल थायरोक्सिन है हमारा टेट्राहाइड्रोथायरोनिन यानी कि T4। क्लियर है? यस, आयोडीन एसेंशियल है फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। अब हम बोलते हैं कि नमक अगर सफिशिएंट अमाउंट में लोगे तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो हेल्दी रहेगा। थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन जो है वो नॉर्मली आता रहेगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आयोडीन। और आयोडीन किसका कंस्टिट्यूएंट है, सॉल्ट का, नमक का। तो आयोडीन जो है जिसे हम डाइट में लेते हैं, तो ये आयोडीन इस हार्मोन के रेट के सिंथेसिस को नॉर्मल तरीके से बनाए रखता है। ठीक है, और डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी आयोडीन की हमारी डाइट में, तो अगर डेफिशिएंसी होती है तो इसके कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आयोडीन कम होगा, सॉल्ट अगर कम होगा, आप हमको तो हो नहीं सकते क्योंकि हम तो भर भर के नमक डालते, बिना नमक के तो हमको स्वाद ही नहीं आता है ना, सब्जी नहीं अच्छी लगती हमको, तो हमारे लोगों में तो देखो ये डिसीज नहीं होगी, है ना। पर अगर जो बच्चे नमक कम खाते हैं, जिनका सॉल्ट इंटेक थोड़ा सा कम है, आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर होगी तो उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसे कहा जाता है गोइटर, सिंपल गोइटर। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है जिसे कहा जाता है सिंपल गोइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के समय पर किसी महिला में थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तो उससे क्या होगा, बच्चे का डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग ऑफ द बेबी लीडिंग टू द स्टंटेड ग्रोथ, और उस चाइल्ड को बोला जाता है
क्रिटिन चाइल्ड एंड द डिसीज इज कॉल्ड एज क्रिटिनिज्म। तो प्रेगनेंसी में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, उसकी ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पाती है एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिनिज्म। ठीक, मेंटल रिटार्डेशन होगा उसमें। ठीक है, क्या होगा उसमें? मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो इंटेलिजेंस कोशेंट होगा, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन होगी, डेफ म्यूटिज्म यानी कि अंधा बहरा होना। ठीक है, बोल नहीं सकता है और सुन नहीं सकता, सॉरी गूंगा बहरा होना, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये किसके हैं? क्रिटिनिज्म के। और उस चाइल्ड को क्या बोला जाएगा? दैट चाइल्ड इज कॉल्ड एज द क्रिटिन चाइल्ड। क्लियर है? ठीक, फिर अडल्ट वेमेन में अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाएगी। ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया, या फिर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स इन द थायराइड ग्लैंड में अगर गठाने हो गई हैं। गठाने किस केस में होंगी? कैंसर के केस में गठाने होंगी। तो अगर कैंसर हो गया है थायराइड ग्लैंड का, या फिर अगर गठाने हो गई हैं, तो यहां पर थायराइड ग्लैंड से सिंथेसिस और सिक्रीशन जो है वो हार्मोन का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एबनॉर्मली हाई हो जाएगा एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द हाइपरथायराइडिज्म व्हिच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी। क्लियर, जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगा। तो अगर कम सिक्रीशन होगा तो भी हमारी बॉडी के फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा सिक्रीशन होगा तो भी हमारे बॉडी के फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, कम सिक्रीशन अगर होगा तो क्या होगा? सिंपल क्वाइटर। प्रेगनेंसी में अगर कम सिक्रीशन हुआ तो बच्चे में क्रिटिनिज्म हो जाएगा। अडल्ट फीमेल में अगर कम सिक्रीशन होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में कम सिक्रीशन हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अलावा हमारा बीएमआर भी कम हो जाएगा। और क्या कम हो जाएगा? बीएमआर जो है वो भी कम हो जाएगा। ओवर सिक्रीशन होता है तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, next, exophthalmic goiter is a form of hyperthyroidism characterized by enlargement of the thyroid gland। अब क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म अगर हो रहा है यानी कि ओवर सिक्रीशन हो रहा है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉल्ड एज एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर। एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर मतलब एक्स मतलब बाहर आना, ऑफ्थेल्मिक रिलेटेड टू अवर आईज। ठीक है, तो आईज का प्रोट्रूजन हो जाता है बाहर, कॉल्ड एज एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर। प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल्स, increased metabolic rate and weight loss also called as Graves disease। क्लियर है? क्या लिखा है यहाँ पर? exophthalmic goiter is a form of hyperthyroidism characterized by enlargement of the thyroid gland। normally enlargement of the thyroid gland किस में देखा था? hyposecretion में, goiter में। पर अगर enlargement हो रहा है तो उसकी वजह से हाइपर सिक्रीशन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो हाइपर सिक्रीशन में भी एनलार्जमेंट हो सकता है और उस डिसीज को अपन बोलते हैं एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, जहां पर आंखें बाहर की तरफ में आ जाती हैं। ठीक, वेट लॉस हो रहा है, क्यों? बीएमआर बढ़ गया, जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा वेट लॉस, और इस डिसीज को क्या बोला जाता है? ग्रेव्स डिसीज। क्लियर, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन देख लें हम। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखता है। These hormones also support the process of red blood cell formation। रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करवाते हैं। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द एरिथ्रोपोइसिस। क्या करवाता है ये? एरिथ्रोपोइसिस करवाता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करवाता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रेट अ प्रोटीनेशियस हार्मोन कॉल्ड एज टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। क्या कर रहा है ये? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है टीसीटी। और टीसीटी किस तरीके से ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है? टीसीटी जो है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है ये? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर रहा है। अगर ये हमारी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में हम बोल रहे कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये ब्लड में से कैल्शियम को निकालकर कहां डाल देगा? ये ब्लड में से कैल्शियम को निकालकर पहुंचा देगा बोन्स में, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से होगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स। बोन्स जो है उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी हमारी बोन्स। क्लियर है? ठीक, तो थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, एक्चुअली ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और जो कैल्शियम है उसको कहां पहुंचा रहा है? एक्सेसिव कैल्शियम को कहां पहुंचा रहा है? एक्सेसिव कैल्शियम में पहुंचाता है ये एक्सेसिव कैल्शियम को ब्लड में। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलिए
अब एक और ग्लैंड हम देख लेते हैं इसमें, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक, पैराथायरॉयड ग्लैंड का पहले अपन डायग्राम देख लें। दिस इज द डायग्राम ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड का डायग्राम। थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ में ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, यस, आ जाए अब अपन पैराथायरॉयड ग्लैंड पर। इन ह्यूमन 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ईच इन दी 2 लोब्स। थायराइड में 2 लोब हैं। ठीक है, 2 लोब में 1 पेयर है, मतलब टोटल कितनी पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गई? 4 हो गई है। ठीक है, तो 4 होती है। थायराइड के एक लोब में हमको 1 पेयर ऑफ देखने को मिलती है, मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी हो गई? 2 पेयर यानी कि कितनी हो गई? 4। ठीक, फिर द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन, इंपॉर्टेंट है, प्रोटीनेशियस हार्मोन का सिक्रीशन करती है ये। ठीक है, और उस प्रोटीनेशियस हार्मोन का नाम क्या है? उस प्रोटीनेशियस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि पीटीएच इसका नाम है। द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक, अब ये जो सिक्रीशन है पीटीएच का इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम का आयन ब्लड में कम है या ज्यादा है उसके हिसाब से पीटीएच का सिक्रीशन होगा। ठीक है, फिर पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? घटा रहा था। पैराथायरॉयड क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। मतलब थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी और पीटीएच बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। कैसे हुए? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंटागोनिस्टिक हैं। टीसीटी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटा रहा था, पीटीएच ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ा रहा है ये देखो, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि ये है हमारे पास में हमारी एक बोन और ये है हमारी ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम का लेवल है लो। क्लियर है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। सबसे पहले ऑप्शन क्या करोगे? तुम्हारे पास अगर पैसे खत्म हो गए हैं तो पैसे अगर खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारे पास जहां पर सेव्ड पैसे वहां से निकालोगे, कमाने तो नहीं जाओगे अभी, है ना? जहां सेव है बचा के रखे हुए वहां से अपन निकाल लेंगे। तो वैसे ही क्या होगा कि यहाँ पर अगर कैल्शियम कम हो गया है तो जहां सेव है वहां से पहले निकाल लेंगे। सेव करके कहाँ रखती है बॉडी? सेव करके रखती है बोन में, तो बोन में से फटाफट से अपन ने निकाल लिया। तो इससे क्या हुआ? इससे यहां पर हुआ इट एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन। क्या लिखा है? रीअब्जॉर्प्शन नहीं लिखा है, रिसॉर्प्शन। रिसॉर्प्शन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन। क्या मतलब है इसका? डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन, यानी कि बोन को डिसॉल्व करता है, बोन को डीमिनरलाइज करता है, बोन्स में से मिनरल्स को बाहर निकाल लेता है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा, है ना? PTH also stimulate reabsorption of calcium by the renal tubule and increases the calcium absorption from the digested food. अब जो renal tubule यानी कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के थ्रू अगर थोड़ा बहुत जो कैल्शियम बाहर जा रहा था तो उस कैल्शियम को बाहर नहीं जाने देंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। क्लियर है? और तीसरी चीज क्या करेगा? ये डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा लेगा। ये डाइजेस्टेड फूड जो है, हमने जो भी खाना खाया था, दूध पिया है, हरी सब्जियां खाई हैं, उसमें से कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन की रेट को बढ़ा देगा। क्लियर है? तो 3 तरीकों से ये अपनी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। सबसे पहले तो जो डाइजेस्टेड फूड अपन ने खाया उसमें से निकालने की कोशिश करेगा। तुमने अगर दूध नहीं पिया है आज की डाइट में तो तुम्हारे पास कैल्शियम है ही नहीं, कैल्शियम है ही नहीं तो देखो बोन्स में से निकालने लग जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तुम्हारी, उम्र के पहले बुढ़ापा आ जाएगा। ऐसे नहीं करना, दूध रोज पीना, है ना? तो जो हम सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें से सबसे पहले कैल्शियम को निकालेगा, फिर जहां से कैल्शियम बाहर जा सकता था यूरिन के थ्रू उसमें से रीअब्सॉर्ब करवा लेंगे। अगर यहां पर से भी कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो फिर कहां से निकालेंगे? बोन्स में से निकालेंगे। जो बचा के रखा है उसमें से निकालो। बोन्स में से लगातार निकालता जाएगा तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर नहीं हो जाएंगी हमारी, है ना? तो इसलिए मिल्क इनटेक इज नेसेसरी। ठीक, चलिए, तो हमने यहां पर बोल दिया इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। कैसा हार्मोन है? हाइपर कैल्सियमिक। क्या करवा रहे हैं? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। टीसीटी इज हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटा रहा है। दैट इज इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। Along with the TCT, it plays a significant role in the calcium balance in our body. TCT के साथ में मिलकर ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो
PTH एंड TCT बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है कैल्शियम के लेवल को। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अब आज हम थाइमस ग्लैंड भी देख लेते हैं, उसके बाद में हम इस सेशन को खत्म करेंगे। ठीक, थाइमस ग्लैंड, द थाइमस इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द अयोर्टा। ये स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे, और वेंट्रल टू द अयोर्टा मतलब अयोर्टा के आगे। तो लोकेशन कैसी बन गई, ये स्टर्नम ये अयोर्टा दोनों के बीच में क्या लोकेटेड है, दोनों के बीच में लोकेटेड है थाइमस ग्लैंड बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू द अयोर्टा। ठीक है, The thymus plays a major role in the development of the immune system. Thymus जो है वो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है, हार्मोन सिक्रीट करके। कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, वो थाइमोसिन सिक्रीट कर रहा है। थाइमोसिन plays a major role in the differentiation of T lymphocytes which provide cell mediated immunity. अब देखिए हमारे पास में दो टाइप के लिम्फोसाइट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक लिम्फोसाइट होते हैं जिन्हें कहा जाता है टी, एक होते हैं बी। ये दोनों बनते कहाँ है, बोन मैरो में। बी भी कहाँ बन रहा है, बोन मैरो में। पर मैचुरेशन टी लिम्फोसाइट्स का कहाँ हो रहा है, थाइमस में। इसका मैचुरेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। तो जहां मैचुरेशन हो रहा है उसके हिसाब से इसको नाम दे दिया। इनका मैचुरेशन थाइमस में, थाइमस से टी से स्टार्ट होता है, इसका मैचुरेशन बोन मैरो में, बोन मैरो बी से स्टार्ट होती है, तो इसका नाम दे दिया टी सेल, इसका नाम दे दिया बी सेल। ठीक, इनकी हेल्प से जो इम्यूनिटी आती है उस इम्यूनिटी को बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि सेल की वजह से इम्यूनिटी मेंटेन होती है। इनकी वजह से जो इम्यूनिटी आती है उसको बोला जाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, AMI उसको बोला जाता है। इसे बोला जाता है CMI, इसे कहा जाता है AMI। क्या बोला जाएगा, CMI और AMI। देखो तो यहां पर बोला गया है कि टी लिम्फोसाइट है जिनकी वजह से इम्यूनिटी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इन एडिशन थाइमोसिन्स आल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसके साथ साथ में जो थाइमोसिन है वो बी सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है, और बी सेल्स के थ्रू जो इम्यूनिटी आती है उसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, या फिर उसको बोला जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमर मतलब क्या है, हमारी बॉडी का फ्लूइड जहां पर प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी। क्लियर है? ठीक, तो thymus is degenerated in old individuals resulting in the decreased production of the thymosin. As a result, the immune responses of the old person becomes weak. अब thymus का अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ जो है वो इस तरीके का हो जाएगा कि एज के साथ साथ में thymus जो है उसका डिजेनरेशन हो जाएगा। यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या लिख लोगे आप लोग बेटा, एज लिख लोगे, और यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, प्रोग्रेशन, या फिर अपन बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ y एक्सिस पर अपन ने क्या लिख लिया, डेवलपमेंट। तो जब हमारी एज कम है, ठीक है, तब उस समय पर थाइमस ग्लैंड पूरी तरीके से बनी हुई है, मैच्योर्ड है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी तब थाइमस ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे से डिजेनरेट होती जाएगी, और बुढ़ापे के समय पर थाइमस ग्लैंड पूरी तरीके से डिजेनरेट हो चुकी होगी। और जब अडल्टहुड में थाइमस ग्लैंड पूरी तरीके से डिजेनरेट हो जाती है तो ओल्ड इंडिविजुअल में थाइमोसिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। थाइमोसिन का प्रोडक्शन नहीं तो टी सेल्स नहीं बनेंगे, मैच्योर नहीं होंगे, और टी सेल्स अगर मैच्योर नहीं होंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ओल्ड व्यक्तियों का हो जाएगा वीक। क्लियर? तो ओल्ड व्यक्ति जो होते हैं, ओल्ड पर्सन जो हैं, वो हमसे वीक क्यों है, क्योंकि उनकी बॉडी में थाइमस ग्लैंड जो है वो डिजेनरेट हो गई, थाइमोसिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर 3 ग्लैंड्स। वैसे तो हमने 5 ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिए। हाइपोथैलेमस हो गया है, फिर पिट्यूटरी हमारा हो गया है, पीनियल हो गया है, पीनियल के बाद में हमने कर लिया थायराइड और पैराथायराइड और थाइमस। ये 5-6 ग्लैंड्स हम लोगों ने कर ली है। कल हम स्टार्ट करेंगे विद द एड्रिनल ग्लैंड, और होप सो कल हम इस चैप्टर के रिवीजन को फिनिश कर देंगे। ठीक, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसके। टिल देन गुड लक।